हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट में से डायमेंशंस क्या होती हैं। देखिए, ये पूरी फिज़िक्स में यूज़ होगा। जो भी फार्मूला हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ हम हमेशा करेंगे कि उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशंस क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशन इक्वेशन क्या होगी, किस तरह से उनका हम एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डायमेंशन क्या है। तो देखो, डायमेंशन क्या होगी, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसकी कितनी पावर्स रेज करनी है वो कहलाता है डायमेंशन। क्या कहलाता है? डायमेंशन। तो हम क्या कहेंगे? द पावर रेज्ड टू ए क्वांटिटी to represent that quantity। जैसे अगर मान लो हमें मास को शो करना है, तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी, तो मास को शो करेंगे हम m से, लेंथ को शो करेंगे हम L से, टाइम को हम शो करेंगे T से, करंट को हम शो करते हैं एम्पियर A से, टेम्परेचर को हम शो करेंगे K से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम शो करते हैं मोल, तो इसको हम लिखेंगे सिर्फ MOL। ठीक है, इस तरीके से हम मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, मोल और एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी और आएगी, जिसकी यूनिट थी कैंडेला, तो उसको हमने CD से रिप्रेजेंट किया था। बेसिकली तो ये तीन ही ज़्यादातर हमारे काम आती हैं, लेकिन अगर हमें कोई और क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी हो तो इनके अलावा भी हमें यूज़ करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले देखिए, मान लो लेंथ तो हमने शो कर दी, फिर क्या आता है? फिर आता है एरिया। एरिया बताओ क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ की जो डायमेंशन होगी वो होगी L, ब्रेड्थ की जो डायमेंशन होगी वो भी क्या होगी? L। तो एरिया को अगर हम शो करना चाहते हैं तो L और L क्या हो जाएगा? L की पावर 2, L स्क्वायर। तो अब आप समझ गए कि अगर मुझे एरिया को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो वो लेंथ इनटू लेंथ है एक तरह से, क्योंकि लेंथ और विड्थ तो हमने कह दिया है, हालांकि मेजर तो ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, तो इसीलिए क्या आ जाएगा? L स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह आप सोच के बताओ वॉल्यूम क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, वॉल्यूम लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट होता है। ये भी किस में? मीटर में। ये भी किस में? मीटर में। ये भी किस में? मीटर में। तो क्या हो गया? ये हो गया LQ। तो ये किसका डायमेंशन आ गया? वॉल्यूम का। देखो, जो डायमेंशन है वो ये है, मैं साथ साथ शो करता जा रहा हूँ। अभी हमने सिर्फ लेंथ के बेस पे इसको निकाला है। अगर हम इसके अलावा और डायमेंशन निकालना चाहें, मान लो हमें निकालना है स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए लेंथ मेजर होगी तो L, और टाइम किस में मेजर होगा? टाइम होगा T। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो मैंने क्या बता रखा आपको, पावर क्या हो जाती है?
-1, तो ये आ जाएगा -1। मिला के एक साथ अगर हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा LT-1। देखो ये ब्रैकेट कुछ भी शो नहीं करता, सिर्फ ये बताता है कि ये डायमेंशन है, M है, L है, T है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गई स्पीड। फिर ये क्या हो जाएगा, ये होगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, आपने पढ़ा हुआ है पहले। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशन या स्पीड का क्या निकाला हमने, LT-1 और यहाँ से T, तो T ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा LT-2। तो ये होगा एक्सीलरेशन। क्या होगा, एक्सीलरेशन। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे भी डायमेंशंस लिख सकते हैं बहुत सारी। जैसे आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है, कौन सा, F = ma, ठीक है। तो देखो F फोर्स जो होगा वो क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास के लिए क्या आया m, एक्सीलरेशन के लिए क्या आया LT-2। तो LT-2 मिल के क्या बन गया, ये बन गया MLT-2। तो आई होप आपको डायमेंशन क्या होता है, किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो आपको समझ में आ गया। तो द पावर रेज टू बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, ठीक है। मान लो हमें स्पीड शो करनी है तो हमने डिस्टेंस और टाइम के फॉर्म में शो कर दी। हमें एक्सेलरेशन शो करना है तो वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में शो कर दी। हमें फोर्स शो करना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन की फॉर्म में हमने शो कर दिया, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ तक का हमने देख लिया। देखो हमने 3 क्वांटिटी मानी है बेस, कौन कौन सी, मास, लेंथ और टाइम। इसके अलावा जो 4 है वो कभी कभी यूज़ करनी है हमको, बाकी ये 3 आपको आनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है रिप्रेजेंट करने की वो ये है कि m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। कैसे, जैसे हमने एरिया का फॉर्मूला देखा था, क्या आया था L²। तो हम यहाँ पे T0 M0 लिखेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। इससे हमें क्या पता लगता है कि जो एरिया है वो ना तो मास पे डिपेंड करता है ना टाइम पे, किस पे कर रहा है, लेंथ इनटू लेंथ पे। समझ में आया। तो डायमेंशन हमें किसी भी क्वांटिटी के बारे में ये बताती है कि वो क्वांटिटी किन किन बेसिक क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है और कैसे वेरी करेगी। इसी तरह अगर मान लो मैं वॉल्यूम के लिए लिखता तो अब आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0। इसी तरह हमने लिखा स्पीड तो m0 l1 और t हो गया -1। एक्सीलरेशन ML1 T-2 और हमने लिखा फोर्स तो वो आया था ML1 T-2, ठीक है। ठीक है, तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड ये मास पर डिपेंड नहीं करते लेकिन फोर्स करता है। तो यहाँ तक की बात तो हमको समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले भी आपने पढ़े हुए हैं, जैसे वर्क डन। क्या पढ़ा है आपने, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू तो हमने निकाल रखा है MLT-2 और डिस्टेंस अगेन बताओ किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस मीटर में, बिल्कुल ठीक है। मीटर को क्या लिखेंगे हम, L। तो ये क्या आ जाएगा ML² T-2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया वर्क डन।
तो ये एक डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकाल लिया। फिर आपने पावर पढ़ा हुआ है। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन के लिए क्या आ गया? ये आया ml t-2, तो टाइम की वैल्यू t, तो पावर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा ml² t-3। समझ में आया? तो ये हो गया पावर। पावर के अलावा और जो भी डायमेंशन निकालना है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप इजीली वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे आपने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? G(m1m2) अपॉन r²। आपको पता फोर्स क्या है? तो फोर्स के लिए डायमेंशन क्या हुआ, या हमें पता लगाना है कि G का डायमेंशन क्या होगा। ये क्वेश्चन हो गया। मान लो कि फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर G। आपको फॉर्मूला पता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि G = F(r²) m1 m2। तो यहाँ से क्या आएगा? F की वैल्यू क्या आई? mlt-2। अच्छा, r² डिस्टेंस है अगेन, तो डिस्टेंस है तो क्या लेंगे हम? L, और L का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? L²। m1 m2, तो m1 मास हो गया और ये भी क्या हो गया? मास, क्योंकि m × m है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं m²। इसको ऊपर ले जाओ, क्या बचेगा? m-1, एक L यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे है, तो कितना हो गया? 3, 1 + 2 3, एंड इट इज़ t-2। तो ये आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार जो है नीट में भी पूछा गया है, 2 से 3 बार IIT-JEE मेंस में भी आया हुआ है। तो इसको बार बार वो पूछते रहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक क्वेश्चन अगर आप और करना चाहें आप कर सकते हैं। ये आपके लिए टास्क है, होमवर्क है आपका, कि Q1 Q2 बाई r² होता है तो आपको बताना है K का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। हालांकि K की वैल्यू होती है, जो सही क्वेश्चन आता है वो ये है कि 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। तो हमें पता करना होता है इसका डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन कैसे आएगा? ये आएगा F(r²) अपॉन Q1 Q2। F पता है आपको, R पता है, कूलोम। आपने 10th में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? Q/T। तो Q का डायमेंशन क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम। तो वहाँ से आप वैल्यू पुट करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। ठीक है? तो आई होप यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में अगर आ गई है तो इसको आप यहाँ तक नोट करिए पहले, और अगर नहीं आई है तो इस वीडियो को रिपीट करिए और फिर से देखिए। यहाँ तक के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, लेकिन उससे पहले हम मेज़रमेंट की कुछ बात कर लेते हैं जो पहले हमने की हुई है। ठीक है? देखिए, मेज़रमेंट मैंने आपको कहा था जब भी हम मेज़रमेंट करेंगे तो हम किसी ना किसी एक क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मान के फिर उससे कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर। मान लो इस वाइट बोर्ड की लेंथ ही मुझे मेजर करनी हो और मेरे पास 1 मीटर का स्केल होगा, तो मैं उस 1 मीटर के स्केल को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक रखूँगा, फिर दूसरे से तीसरे तक, फिर इस तरह देखता जाऊँगा कितने मीटर की इसकी लेंथ है। तो बेसिकली मैं इस बोर्ड को उस मीटर स्केल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो
तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, वहाँ कैलकुलेशन करते टाइम या मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी, मेजरमेंट करते टाइम हम दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करा रहे होते हैं, बोर्ड का कंपैरिजन मीटर स्केल के साथ, तो हम बोर्ड की लेंथ मेजर कर पाएंगे। तो जब हम लेंथ मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी लेंथ मेजर करी बोर्ड की और ये आई 4 मीटर, क्या आई 4 मीटर। तो 4 इसमें क्या हो गया, 4 हो गया इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या हो गया इसका यूनिट, क्या हो गया यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एन से डिनोट करते हैं और यूनिट को यू से। मतलब अगर मुझे इसकी लेंथ बतानी है तो लेंथ क्या आई 4 मीटर, तो मतलब मुझे कोई भी क्वांटिटी अगर शो करनी है तो वो क्वांटिटी किस फॉर्म में आएगी, वो आएगी Q इज इक्वल टू एन इंटू यू की फॉर्म में। तो n क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और u क्या है यूनिट। मतलब दो चीज़ों से हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि आपको स्कूल से घर तक वापस आने में कितना टाइम लगता है, तो आप मुझे क्या बताओगे कि सर 30, मैं पूछूंगा 30 क्या, मिनट, आवर, सेकंड, तो आप बताओगे 30 मिनट्स, ठीक है। तो आपने क्या बताया, तो 30 मिनट्स अगर आपने बताया तो 30 तो क्या हो गया न्यूमेरिकल, और मिनट जो आपने बताया वो हो गई उसकी यूनिट, क्या हो गई यूनिट, ठीक है। तो दो चीज़ों से हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी और यूनिट भी होगी। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी फिक्स्ड है, इफ क्वांटिटी इज कांस्टेंट, मैंने कह दिया कि एक स्केल या इसी बोर्ड की ही बात कर रहे थे हम, इस बोर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है 4 मीटर, वो तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे मेजर कर रहा हूँ 4 मीटर और मैंने करा कि मीटर की जगह मैं इसको सेंटीमीटर में लिख दूँ, तो सब लोग जानते हैं 4 इंटू 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, ये 400 सेंटीमीटर। तो अब देखो 4 मीटर किसके बराबर है, 400 सेंटीमीटर के ही बराबर है। लेकिन n1 अलग है, u1 अलग है और n2 अलग है, u2 अलग है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इफ़ q इज इक्वल टू एन यू इज कॉन्स्टेंट, तो फिर n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अगर हम यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ क्या कह रहे हो, अच्छा अगर मैं इसको किस में कर दूँ, मिलीमीटर में, हाँ कर सकते हो। देखो कैसे, मैंने लिखा 4 मीटर, मिलीमीटर में करोगे तो 1 मीटर कितने का, हाँ बताओ, 1 मीटर इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक है 1000 mm होगा, तो ये हो गया 1000 mm। तो अब n1 अलग है, u1 अलग है, n2 अलग है, u2 अलग है। आप एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर मैं n1 को बड़ा करूँगा तो यूनिट छोटी होती जाएगी। मीटर से छोटी यूनिट कौन सी, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से भी छोटी कौन सी, मिलीमीटर। तो यूनिट अगर छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी। मतलब हम इससे एक चीज़ लिख सकते हैं कि एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई यू, मतलब एन प्रोपोर्शनल टू 1 बाई यू, या फिर u प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन। मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ये समझ में आया। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी क्वांटिटी को मेजर मीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मिलीमीटर में कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह टाइम को आप आवर में मेजर कर सकते हो, मिनट में मेजर कर सकते हो, सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने कहा 1 आवर, तो 1 आवर की वैल्यू क्या हुई 60 मिनट। अब देखो आवर से छोटी है मिनट, इसीलिए इसकी वैल्यू बड़ी होगी। अगर मैं लिखता 1 आवर इज इक्वल टू
3600 सेकेंड। तो और छोटी कर दी मैंने यूनिट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये रिलेशन है। और भी आप कई सारी कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे मान लो 1 kg है तो वो किसके बराबर में होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो मैंने ग्राम छोटी यूनिट ले ली तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई। तो इस तरह से हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं। और जो फॉर्मूला है मेन यहाँ पे वो ये है, इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर ये समझ में आ गया तो पहले यहाँ तक लिखिए, फिर हम एप्लीकेशन करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या एप्लीकेशन है और किस तरह से हमें इसको देखना है। नोट करिए।